हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि क्लास 12 फिजिक्स से रिलेटेड है। क्या है? जो कि है 5 नंबर का क्वेश्चन है। ये 5 नंबर में आप सभी लोग को यूपी बोर्ड में देखने को मिलता है और इससे एक ही प्रश्न नहीं, कई सारे प्रश्न बनते हैं। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, जैसा प्रश्न होगा वैसा नंबर आपको मिलेगा। तो चलिए देर न करते हुए हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेते हैं। क्या है टॉपिक? तो टॉपिक है चल कुंडली धारा मापी। बहुत ही नाम सुना होगा आपने और ये टॉपिक जो है वो आपको समझ में नहीं आता होगा, लेकिन इस वीडियो में बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं बताने वाला हूं और आपके सीधा दिमाग में बैठा दूंगा। क्या है चल कुंडली धारा मापी? तो देखिए, चल कुंडली धारा मापी जो होता है एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, तो वैद्युत धारा या आप कह सके धारा का मापन एवं संसूचन करते हैं। याद करिए मेरे साथ ही, आप याद करिए, चल कुंडली धारा मापी एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से हम धारा का मापन एवं संसूचन करते हैं। ठीक बेटा। अच्छा, इसकी क्रिया किस पर आधारित होती है? तो इसकी क्रिया जो होती है वो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही कुंडली पर लगने वाले बलयुग्म पर आधारित होती है। किस पर? जैसे मान लीजिए कोई कुंडली है, चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया गया, उस पर जो बलयुग्म कार्य करेगा इसकी क्रिया उस पर आधारित होगी। तो इसी चीज को मैंने यहां पर लिख दिया है, देख लीजिए कि चल कुंडली धारा मापी। सबसे पहले आपको हेडिंग करना है चल कुंडली धारा मापी। इसके बाद आपको क्या लिखना है कि चल कुंडली धारा मापी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम धारा का मापन एवं संसूचन कर सकते हैं और इसकी क्रिया चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही कुंडली पर लगने वाले बलयुग्म पर आधारित है। यह हो गया चल कुंडली के बारे में छोटा मोटा डिफिनीशन या आप कैसे परिचय हो गया। अब इसके बाद आता है कि चल कुंडली की संरचना। चल कुंडली की संरचना कैसी होती है, यहां पर हेडिंग कर लीजिए आप, चल कुंडली की संरचना। चल कुंडली की संरचना। चल कुंडली की संरचना कैसी होती है मैं आप सभी लोगों को बता दूं। देखिए, ये क्या है, एक क्षण चुंबक है। क्षण चुंबक के ध्रुव N है और S है। इसके बीच क्या है, तांबे के तार की लपेटी हुई एक कुंडली रखी गई है। इसके बाद क्या हुआ है, यहां पर एक संकेतक लगा हुआ है और यहां पर क्या है, एक पैमाना लगा हुआ है। ठीक बेटा। अब आपको लिखना क्या है कि तांबे के तार से, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, देखिए, तांबे के तार से लिपटी हुई कुंडली को चुंबक के ध्रुव N व S के बीच रखते हैं। S के बीच रखते हैं। ठीक बेटा, रखते हैं और इस कुंडली में एक संकेतक लगा होता है। संकेतक लगा होता है। यहां पर देखिए संकेतक लगा हुआ है कि नहीं, लगा होता है, तथा इसके ऊपर एक पैमाना लगा होता है। एक पैमाना लगा होता है। ठीक बेटा, पैमाना लगा होता है। ये क्या हो गया, चल कुंडली का संरचना जो हो गया। यहां पर जो चित्र मैंने बनाया, ये क्या है, ये चुंबक के ध्रुव N व S है। इसके बीच तांबे से लपेटी हुई क्या है, एक कुंडली है। इसमें क्या लगा हुआ है, संकेतक लगा हुआ है और यहां पर क्या है, एक पैमाना स्थित है। ठीक बेटा, इसी चीज को मैंने लिख दिया है कि तांबे के तार से लिपटी हुई कुंडली के चुंबक के ध्रुव N व S के बीच रखते हैं और इस कुंडली में एक संकेतक लगा होता है तथा इसके ऊपर एक पैमाना लगा होता है। ये हो गया कुंडली के स्ट्रक्चर यानी संरचना के बारे में। अब हम अगर बात करें कि ये जो है इसका सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो जो मैंने अभी आप सभी लोगों को बताया उसी सिद्धांत पर यह कार्य करती है। क्या कि जब चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही कुंडली रखा जाता है तो उस पर बलयुग्म कार्य करता है जिस पर यह कार्य करती है। ठीक बेटा। अब हम बात करते हैं, यहां पर हेडिंग करते हैं सबसे पहले कि इसका सिद्धांत क्या है, यानी हेडिंग कर लिए चल कुंडली धारा मापी का सिद्धांत। मैं यहां पर हेडिंग कर दे रहा हूं, इसे रेज करने के बाद क्या हेडिंग करना है, चल कुंडली धारा मापी का सिद्धांत।
देखिए वीडियो जो है वो बहुत इजी है, बस आपको अच्छे से समझना है और कुछ नहीं करना है। चित्र आप अच्छे से बना लिए, आप स्ट्रक्चर ले लेंगे और इसके बाद आप कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए चल कुंडली धारा मापी, चल कुंडली धारा मापी का सिद्धांत। अब चल कुंडली धारा मापी का सिद्धांत क्या है मैं आप सभी लोगों को बता दूं। देखिए मैंने क्या बताया अभी कि जब क्या करते हैं हम लिपटी हुई कुंडली को, यानी तांबे के तार से लिपटी हुई कुंडली को हम चुंबक के ध्रुव N व S के बीच रखते हैं और उस परपथ में धारा प्रवाहित करते हैं, तो उस चुंबक के चारों तरफ क्या हो जाती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है, उस पर एक बलयूम लगने लगता है। किस पर? कुंडली पर एक बलयूम लगने लगता है, जिसकी दिशा हम किसकी सहायता से, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक बेटा, तो वही चीज को मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कि बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है, उसी लैंग्वेज में यहां पर लिख देना है। क्या लिखना है कि जब हम नर्म लोहे के क्रोड या आप कह दीजिए कुंडली को चुंबक के ध्रुव N व S के बीच रखकर उसमें परपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो कुंडली के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न, चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके कारण कुंडली पर बलयुग्म लगने लगता है और इसकी दिशा हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर लेते हैं। बस यही सिद्धांत है इसका, इसी चीज को यहां पर लिख देना है। मैं लिख दे रहा हूं कुंडली को या नर्म लोहे की क्रोड को, नर्म लोहे की क्रोड को जब चुंबक के ध्रुव N व S के बीच रखकर परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं, परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं, तो जब इसमें क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, तो क्या होता है, तो कुंडली के चारों तरफ चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो कुंडली के चारों तरफ चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न हो जाती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक बेटा, हो जाती हैं, जिसकी दिशा उत्पन्न हो जाती है, जिससे क्या होता है, कुंडली पर बलयुग्म लगने लगता है। जब देखिए यहां पर एक बार समझिए फिर से, क्या है, नर्म लोहे की क्रोड को हम जब क्या करते हैं, चुंबक के ध्रुव N व S के बीच रखते हैं, तो क्या हो जाता है, परपथ में रखकर परपथ में धारा प्रवाहित करते हैं, तो क्या होता है, जो कुंडली है उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होती है, चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होती हैं। अब जो चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न हुई है चारों तरफ, तो उस पर एक बलयुग्म कार्य करेगा। क्या होगा, तो उस पर, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, हो जाती है, तो उस पर एक बलयुग्म लगता है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। ठीक बेटा, ये हो गया इनका सिद्धांत। कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है, बस आपको अच्छे से देखना है। देखिए क्या है, जब हम क्या करते हैं, नर्म लोहे के क्रोड को क्या करते हैं, चुंबक के ध्रुव N व S के बीच रखते हैं और उस परपथ में धारा प्रवाहित करते हैं, तो उस कुंडली के चारों तरफ क्या हो जाता है, तो चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे क्या होता है, कुंडली पर बलयुग्म लगने लगता है। अब इस बलयुग्म की दिशा अगर हमें ज्ञात करनी हो, तो हम किसकी सहायता से ज्ञात करेंगे, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करेंगे। इसी चीज को मैंने यहां पर लिख दिया है कि नर्म लोहे की क्रोड को जब चुंबक के ध्रुव N व S के बीच रखकर परपथ में धारा प्रवाहित करते हैं, तो कुंडली के चारों तरफ चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न हो जाती हैं, तो उस पर एक बलयुग्म लगता है,
या जिससे उस पर एक वॉल्यूम लगता है जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। ये हो गया इनका सिद्धांत। अब हम बात करें, इसके लिए एक फार्मूला भी होता है। देखिए यहां पर, जैसे जब कुंडली में धारा आई प्रवाहित हो रही हो तो चुंबकीय बल आघूर्ण आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है, टाउ इक्वल टू, तो NI B A sin थीटा। ठीक बेटा, A sin थीटा यही होता है ना। अब इसके बाद हम बात करें कि साइन 90 थीटा का यानी कोण जो हो जाए वो कितना हो जाए, यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा टाउ इक्वल टू NIBA, क्योंकि साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक बेटा, अगर हम बात करें साम्यावस्था के लिए, किसके लिए, साम्यावस्था के लिए, तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, माना साम्यावस्था में ऐंठन कोण फाई हो तथा ऐंठन बलयुग्म C हो तो ऐंठन कोण का बलयुग्म आघूर्ण, तो ऐंठन कोण का बलयुग्म आघूर्ण क्या हो जाएगा फार्मूला, तो बलयुग्म आघूर्ण C इंटू फाई होता है। ठीक बेटा, C इंटू फाई होता है। अब ये देखिए, ये मैंने एक बार बताया क्या कि जब कुंडली में धारा I प्रवाहित हो रही हो तो बल आघूर्ण क्या होता है, टाउ बराबर NIBA sin थीटा। अब हम बात कर रहे हैं कि यदि ऐंठन कोण फाई हो तथा ऐंठन बलयुग्म C हो, तब जब ऐंठन कोण का बल आघूर्ण होगा वो कितना हो जाएगा, बल आघूर्ण, तो वो हो जाएगा C फाई हो जाएगा। अब दोनों के बल आघूर्ण को हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो यहां पर देखिए मैं कर रहा हूं इसी चीज को, क्या हो जाएगा, अब तो हो जाएगा कुंडली का बल आघूर्ण बराबर ऐंठन कोण का बल आघूर्ण, ठीक बेटा। तो क्या है, कुंडली का जो है वो है NIBA और इक्वल टू C फाई हो जाएगा। ठीक बेटा, यहां से अगर हम I का मान निकालें तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, C बटे NBA और फिर इंटू में क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। इतना बात करें तो ये नियतांक होता है, तो I इक्वल टू K इंटू फाई हो जाएगा। ठीक बेटा, ये हो जाएगा I इक्वल टू का मान आ जाएगा। इस प्रकार से ये जो था आपका वो आ गया। अब हम बात करते हैं चल कुंडली धारा मापी के लिए धारा सुग्राह्यता क्या होता है। चल कुंडली धारा मापी के लिए धारा सुग्राह्यता क्या होता है, तो इसे हम क्या कर देते हैं, रेज कर देते हैं। उसके बाद बात करते हैं धारा सुग्राह्यता के बारे में। देखिए सिंपल सा है, अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, बस आपको अच्छे से समझना है, केवल वीडियो को अच्छे से देखना है। तो चलिए हम देख लेते हैं धारा सुग्राह्यता क्या होता है। यहां पर देखिए धारा सुग्राह्यता, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, धारा सुग्राह्यता का डेफिनेशन कभी कभी पूछ लेता है, तो आप क्या लिखेंगे, तो मैं बता दूं कि चल कुंडली में विक्षेप होने वाला विक्षेप तथा धारा के अनुपात को हम क्या कहते हैं, चल कुंडली धारा मापी का धारा सुग्राह्यता कहते हैं। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कि कुंडली में हुए विक्षेप तथा धारा के अनुपात को धारा सुग्राह्यता कहते हैं, धारा सुग्राह्यता कहते हैं। ठीक बेटा, ये हो गया आपका डेफिनेशन धारा सुग्राह्यता का। अब हम यहां पर फार्मूला देख लें, तो धारा सुग्राह्यता
इक्वल टू क्या हो जाएगा, विक्षेप जो है वो फाई है और बटे में धारा आई हो जाएगा। अब धारा आई का अगर मान यहां पर रख दें, ये वाला मान नहीं रखेंगे हम, ये वाला मान अगर रख दें तो क्या हो जाएगा देखिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा देखिए, तो फाई और बटे में इसका मान कितना दिया हुआ है, सी बटे एन ए बी और फिर इंटू में फाई दिया हुआ है। फाई से फाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, एन ए बी ऊपर चला जाएगा, यानी क्या बचेगा आपका एन ए बी बटे सी, यानी धारा सुग्राहिता का जो फार्मूला आ जाएगा आपका वो क्या आ जाएगा, धारा सुग्राहिता का फार्मूला, धारा सुग्राहिता का फार्मूला आ जाएगा एन ए बी सी। ये हो गया आपका धारा सुग्राहिता का फार्मूला। ये 2 नंबर में 3 नंबर में कभी कभी पूछ लेता है, तो आपको अच्छे से इसे तैयार कर लेना है, ठीक बेटा। अब यहीं पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि चल कुंडली को आप या धारा मापी को आप अमीटर में कैसे रूपांतरण करेंगे, धारा मापी का अमीटर में कैसे रूपांतरण करेंगे। तो इसे हम रेज कर देते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण कैसे करेंगे। इसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेज कर देते हैं। हेडिंग कर लीजिए, धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण। अब अमीटर क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं, अमीटर जो होता है वो धारा का मान एम्पियर में मापने के लिए एक अच्छा उपकरण माना जाता है अमीटर। तो धारा मापी का अमीटर में हम रूपांतरण कैसे करेंगे उस चीज को हम बताते हैं आप सभी लोग को। धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण, अमीटर में रूपांतरण, ठीक बेटा। अब देखिए धारा मापी का अमीटर में अगर हमें रूपांतरण करना है तो हमें क्या करना होगा, तो गैल्वेनोमीटर जो होता है, गैल्वेनोमीटर उसके समांतर क्रम या आप कैसे कुंडली के समांतर क्रम में हमें एक छोटा सा प्रतिरोध जोड़ देना पड़ता है, जिससे क्या हो जाता है, धारा मापी जो होता है वो अमीटर में परिवर्तित हो जाता है। और ये जो प्रतिरोध हम जोड़ते हैं, एक्स्ट्रा प्रतिरोध, इसी को हम शंट कहते हैं। क्या कहते हैं, शंट कहते हैं, ठीक बेटा। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कि धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए हम कुंडली या गैल्वेनोमीटर, कुछ भी लिख दीजिए, कुंडली या कुंडली के समांतर क्रम में एक छोटा सा प्रतिरोध जोड़ देते हैं, जिसे शंट कहते हैं, ठीक बेटा। ये हो गया आपका। अगर आपसे पूछे शंट किसे कहते हैं तो आप ये भी कह सकते हैं कि धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए जिस प्रतिरोध का या जिस बाह्य प्रतिरोध या जिस अन्य प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है उसे शंट कहते हैं, ठीक बेटा। ये डिफिनेशन भी आप लिख सकते हैं शंट की। अब ये हो गया धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण। अब इसके बाद हम बात करते हैं आप सभी लोगों के लिए एक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है क्या है वो टॉपिक, तो वो टॉपिक है आपका तो वोल्टेज सुग्राहिता। क्या है, वोल्टेज सुग्राहिता। देखिए यहां पर मैं लिख दे रहा हूं वोल्टेज सुग्राहिता। देखिए ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए। जैसे धारा सुग्राहिता था वैसे वोल्टेज सुग्राहिता भी है। वोल्टेज सुग्राहिता का डिफिनीशन क्या हो जाएगा, तो कुंडली में उत्पन्न विक्षेप तथा विभवांतर या वोल्टेज के अनुपात को हम क्या कहते हैं। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कि कुंडली में उत्पन्न विक्षेप तथा वोल्टेज के अनुपात को वोल्टेज सुग्राहिता या वोल्टेज सुग्राहिता कहते हैं, ठीक बेटा। ये हो जाएगा। अब वोल्टेज सुग्राहिता का फार्मूला जो क्या हो जाएगा देख लीजिए, वोल्टेज सुग्राहिता बराबर क्या हो जाएगा, तो फाई हो जाएगा बटे में बी हो जाएगा। अब बी इक्वल टू आप सभी लोग ओम के नियम से जानते हैं क्या होता है, आई आर होता है। क्या होता है, आई आर। तो यहां क्या हो जाएगा, फाई बटे आई इंटू आर। और आई का मान अभी मैंने बताया था आप सभी लोगों को क्या होता है आई का मान, तो आई का मान जो होता है वो सी बटे एन ए बी होता है, सी बटे एन ए बी इंटू फाइव होता है। तो यहां पर मान रख देंगे, तो फाइव बटे सी बटे एन ए
V और फिर इंटू में 5 हो जाएगा और फिर इंटू में R हो जाएगा। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर, तो आपका आ जाएगा 1/c इंटू R और बटे में क्या हो जाएगा, तो NaB हो जाएगा। NaB कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो NaB ऊपर हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा, C इंटू R हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका वोल्टेज सुग्राहिता, वोल्टेज सुग्राहिता। ठीक बेटा, सुग्राहिता, ये हो गया आपका जो फार्मूला था वोल्टेज सुग्राहिता का प्राप्त हो गया। अब इसके बाद जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, बस 5/V किया मैंने, B का मान ओम के नियम से IR होता है, I का मान मैंने रख दिया, 5 से 5 को कैंसिल कर दिया, इसको ऊपर भेज दिया, आपका आंसर प्राप्त हो गया, वोल्टेज सुग्राहिता आ गया। अब इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, जिस प्रकार मैंने बताया था कि धारामापी को अमीटर में रूपांतरण, उसी प्रकार हम क्या बताएंगे, धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण बताएंगे। तो सबसे पहले इसे हम क्या कर देते हैं, रेज कर देते हैं, उसके बाद आप सभी लोग को बताते हैं कि धारामापी का वोल्टेज में, विभवांतर में या वोल्ट मीटर में रूपांतरण कैसे करते हैं। धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण हम आप सभी लोग को बताने वाले हैं। हेडिंग कर लीजिए आप सभी लोग, धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। यहां पर मैं हेडिंग कर दे रहा हूं, धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण, रूपांतरण। ठीक बेटा, अब देखिए यहां पर धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण कैसे करेंगे। वहां मैंने क्या बताया था कि धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए कुंडली के समांतर क्रम में हम एक उचित मान का प्रतिरोध जोड़ देते हैं, जिसे क्या कहते हैं, संट कहते हैं। ठीक बेटा, अब यहां पर क्या हो जाएगा, तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कि धारामापी को, देखिए वहां मैंने श्रेणी समांतर क्रम में जोड़ा था, यहां श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और उच्च विभवांतर वाले, उच्च प्रतिरोध वाले तार को क्या करेंगे, प्रतिरोध को। अब यहां पर मैंने धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए कुंडली के समांतर क्रम में हम क्या करते हैं, तो एक समांतर क्रम में हम एक उच्च प्रतिरोध, समांतर क्रम में नहीं, श्रेणी क्रम में। समांतर क्रम में तो हम किसमें चेंज करेंगे, जब हम अमीटर में चेंज करेंगे तो समांतर क्रम में, इसमें जब हम करेंगे तो श्रेणी क्रम में। किसमें, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ देते हैं। ठीक बेटा, उच्च प्रतिरोध जोड़ देते हैं। ठीक बेटा, ये हो गया आपका क्या, धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। क्या धारामापी को अगर वोल्ट मीटर में रूपांतरण करना है तो आपको क्या करना होगा, धारामापी में जो कुंडली है उसमें उसके श्रेणी क्रम में क्या करना होगा, आपको एक उच्च प्रतिरोध जोड़ देना होगा, तो धारामापी आपका जो है वो वोल्ट मीटर में परिवर्तन हो जाएगा। अच्छा, वोल्ट मीटर मापता किसको है, तो विभवांतर को मापता है, दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को मापता है वोल्ट मीटर। इस प्रकार से ये जो चल कुंडली धारामापी था, ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मजेदार एवं धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।